हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड सार संग्रह का बुक है उड़ान पब्लिकेशन का। सबसे लेटेस्ट एडिशन है 11th एडिशन। हम लोग इस बुक को पूरा कवर कर रहे हैं और हम लोग हिस्ट्री के पोर्शन पर आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मध्यकाल में झारखंड। क्या नाम है? मध्यकाल में झारखंड। इससे पहले के सभी टॉपिक्स हो चुके हैं और सभी टॉपिक को हम एक जगह कंबाइन करके फुल वन शॉट वीडियो भी कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए टॉपिक हम लोग इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल और फिर पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में सल्तनत काल और मुगल काल को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले ये टॉपिक है पूर्व मध्यकाल। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। तो पूर्व मध्यकाल से जुड़ा हुआ कौन कौन सा स्थल है अभी हम लोग वही देखेंगे। तो देखिए, महामाया मंदिर जो गुमला में है उसको भी पूर्व मध्यकाल से जोड़कर पढ़ा जाता है। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। अगला जो स्थल है वो है टांगीनाथ का मंदिर। ये भी बहुत फेमस मंदिर है हम लोग के यहाँ। यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था, पूर्व मध्यकाल में। ठीक है ना। छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ, ये भी पूर्व मध्यकाल से जोड़कर पढ़ना है। रजरप्पा रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। छिन्न मस्तिका बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। ये फेमस मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। अगला है इटखोरी चतरा। झारखंड के इटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। पाल काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया। इन्हीं के द्वारा जारी किए गए एक ताम्रपत्र यानी कि तांबे का पत्ता, तांबा जो होता है ना जिसमें हम लोग का लोटा और थाली वाली रहता है, वैसे तांबा का एक पत्ता का आकार था जिसमें झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। उसमें झारखंड शब्द लिखा हुआ था, जो माना जाता है कि सबसे पहली जो हम लोग को झारखंड शब्द मिला है वो वहीं से मिला, जो इटखोरी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से मिला था? इटखोरी में मिला था। उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में हम लोग सल्तनत काल पढ़ेंगे। सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत। ठीक ना। इसमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ना है। ये सुल्तान नहीं है ना। ये सल्तनत काल का सुल्तान नहीं है, क्योंकि हम लोग सल्तनत काल जो पढ़ते हैं उसमें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गुलाब खिले तो सांस ले। गुलाब खिलो तो सांस लो मतलब कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो सबसे पहले जो गुलाम है, गुलाम वंश, उसमें भी ये राजा नहीं है। बख्तियार खिलजी वो है जो नालंदा विश्वविद्यालय को जाके आग लगा दिया था। एकदम बेवकूफ़ इंसान था ये, क्योंकि किसी विश्वविद्यालय को आग लगाने वाले के बारे में और क्या ही कहा जा सकता है। तो बख्तियार खिलजी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। 1206 ईस्वी 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था। इस समय छोटानागपुर क्षेत्र में नागवंशी राजा जलकर्ण का शासन था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बख्तियार खिलजी की सेना के साथ ही उरांव जनजाति के लोगों ने रोहतासगढ़ से झारखंड में प्रवेश किया। यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति है, खुद ये कोई राजा नहीं है। ठीक है। गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। देखिए ठीक है, हम मानते हैं कि ये जो राजा यहाँ के थे हरिकर्ण वो प्रभावशाली थे, शक्तिशाली थे, वो एक रीज़न हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि जो राजा अपने आप को दिल्ली में स्थापित करने में पूरा बिजी होगा और वहाँ का जो भी आसपास का षड्यंत्र में गुम होगा, वो इधर की ओर नहीं देखेगा, मतलब अपने झारखंड की ओर नहीं देखेगा। क्योंकि आप अगर बोले तो आर्थिक स्थिति में उस समय लोग जो उपजाऊ मैदानी भाग होता था वही सबके पीछे पड़े रहते थे। झारखंड उतना आर्थिक रूप से इन लोगों को बहुत सशक्त नहीं दिखाई देता था। पहाड़ी क्षेत्र था, उतना इन लोगों को इधर
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए इन लोग जब अगर अपने आप में अपने सल्तनत में परेशान रहेंगे तो वो राजा कभी भी आपके झारखंड की ओर नहीं बढ़ेगा। वही राजा आपके झारखंड की ओर बढ़ेगा जो खुद को अच्छे से स्टैब्लिश कर चुका होगा, ठीक है, जिसका अपना दिल्ली या फिर जहाँ भी वो राज कर रहा है वहाँ पर उसका स्टैब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तब वो झारखंड की तरफ देखेगा। तो इल्तुतमिश के बारे में भी पढ़िएगा कि वो अपने सल्तनत में खोया था, परेशान था, और बलबन की स्थिति भी लगभग वैसा ही था। ठीक है, भले ही लोग बहुत अच्छा राज किए, बहुत लंबे समय तक किए, लेकिन फिर भी इन लोगों की स्थिति अपने समय में आसपास में इन लोगों को क्या करना था, बहुत चुनौती था। ठीक है, चलिए अगला। इल्तुतमिश ने बंगाल से संयुक्त बिहार व झारखंड को अलग करके मलिक सैफुद्दीन को यहाँ का गवर्नर बनाया था। ठीक है, चलिए आगे। अलाउद्दीन खिलजी, ये राजा था, अपने टाइम का सुल्तान था ये। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय करने हेतु भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। नागवंशी राजा बेनुकर ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, अब है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा इसका सब काम उल्टा पलटा पड़ जाता था ना। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बयां था। ठीक है, हजारीबाग क्षेत्र में चाय चंपा हजारीबाग के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित संथालों का निवास स्थान तक आप पहुंचा था, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। मलिक बयां ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगामा कोडरमा का शासक नियुक्त किया था। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार मार्क पे ध्यान रखिएगा, जो भी स्टार मार्क है मतलब कि वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था, याद रखेंगे ये सब चीज। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बना हुआ फिरोज शाह तुगलक राजा था। ये बहुत लंबे समय तक राज किया था। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था और उसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। इस समय नागवंश के राजा टिहुलकरण राय थे। 1372 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक उड़ीसा पर आक्रमण के दौरान झारखंड के क्षेत्र से गुजरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोधी वंश में आ जाते हैं। ठीक है, फिर लोधी वंश का वही हाल, अपने ही राज्य में गुम थे ये लोग, क्योंकि वहाँ उनकी स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं थी, तो ये लोग इधर झारखंड की तरफ देखने नहीं आएंगे। ठीक है, और सैयद का भी लगभग यही हाल था। तो लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा पृथ्वीकर्ण थे। देखिए इनका समय दिया हुआ है 1458 से लेकर 1483। प्रतापकर्ण थे 1484 से लेकर 1492। छत्रकर्ण थे 1493 से 1515 ईस्वी, और विराट कर्ण 1516 से 1522 एवं सिंधु कर्ण 1523 से 1535 ईस्वी तक थे। सिंधु कर्ण राय के काल में ही सल्तनत काल समाप्त हो गया तथा मुगल काल प्रारंभ हो गया। मुगल काल हम लोग पढ़ते हैं 1526 के बाद से, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के बीच में और किसके बाद, इब्राहिम लोधी, दोनों के मध्य हुआ। उसके बाद हम लोग मानते हैं कि अब मुगल काल प्रारंभ हो गया। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड के नागवंश को करना पड़ा था। कपिलेंद्र गजपति, गजपति वंश का संस्थापक, दक्षिण पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली शासक था तथा उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1437 ईस्वी में छत्रकर्ण के शासन के समय दिगपाल राम देवधारिया ने कोराम्बे में वासुदेव राय भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर का शासक। देखिए खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय, आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः इसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लीजिए सल्तनत कालीन नागवंशी शासक। ठीक है, ये देखिए शासक वो कौन सा सेनापति भेजा और यहाँ पर कौन राज कर रहा था, नागवंशी राजा। तो जैसे कि इल्तुतमिश और बलबन के बारे में पढ़े कि किसी को नहीं भेजा था यहाँ, उस समय हरिकर्ण यहाँ के शासक थे, नागवंशी शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मलिक छज्जू को भेजा था, और उस समय यहाँ फेनुकर्ण या वेनुकर्ण नाम के राजा नागवंशी राजा थे। मोहम्मद बिन तुगलक मलिक बयां को भेजा था, सेनापति था उसका, और उस समय यहाँ हरिकर्ण राजा थे। फिरोज शाह तुगलक स्वयं इस क्षेत्र में आया था
और सैयद एवं लोधी काल में यहाँ कोई नहीं आया था, वो लोग अपने में उधर बिजी थे। ठीक है, और यहाँ राजा थे प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण। अब चलिए मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल में ऐसे तो शेरशाह का नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि वो अफगान शासक था, लेकिन वो हुमायूं को हराया, और उस बीच में अकबर और हुमायूं के बीच का काल जो है वो शेरशाह का काल रहा है। बहुत ऐसा शासक है जो कि बहुत बहादुर भी था, और हमारे एरिया में, बिहार झारखंड के एरिया में इसका जो था स्थापत्य था अच्छा खासा, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते भी हैं, और मुगल काल में भी आपको शेरशाह पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये शेरशाह याद रखिएगा मुगल शासक नहीं है, भले मुगल काल का जो समय है उसके बीच में ये एंट्री मार जाता है हुमायूं को हरा के। ठीक है, तो हम लोग अफगान शासक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शेरशाह। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। ठीक है, 1534 से 37 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से होकर गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेरशाह के पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र की नाकाबंदी की थी। शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा था तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। ठीक है, अब देखिए उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, ये दोबारा नहीं हो गया? हाँ, ये दोबारा आ गया, रुके। हाँ, तो वो पेज जो था वो दोबारा आ गया था, उसको छोड़ के पढ़ना होगा, आगे चलना है ना हम लोग को। हाँ, तो झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। हम लोग शेरशाह पढ़ रहे हैं। 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवास खान ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराजा महारत चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर या श्यामचंद्र नामक एक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया, जिसकी चर्चा जहांगीर नामा में भी किया गया है। पलामू गजेटियर में इस हाथी को रामचंद्र नाम से संबोधित किया गया है। सोचिए, हाथी सफ़ेद है और नाम रखा गया है श्याम। श्याम हम लोग किसको कहते हैं? हम लोग कृष्ण जी को श्याम कहते हैं क्योंकि सांवले थे, लेकिन हाथी क्या है? गोरा है। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह व उनके वंशजों का अधिकार रहा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हुमायूं, 1530 से 1556 और फिर 1555-56। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 के दौरान एक बार हुमायूं भुरकुंडा रामगढ़ तक पहुंच गया था। अकबर के बारे में देखिए, इसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी। झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासनकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है, शासनकाल का पूर्वार्ध 1556 से लेकर 76 तक एवं शासनकाल का उत्तरार्ध यानी कि 1576 से लेकर 1605 ईस्वी। अकबर ने शासनकाल के पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया तथा उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित किया। देखिए, इनके पिताजी जो थे, अकबर के पिताजी जो हो गए हुमायूं, उनको हमेशा इसी क्षेत्र से क्या मिला? हार मिला, क्योंकि इधर का ही एरिया और उधर का ही रास्ता यूज़ करके शेरशाह इनके पिताजी को बहुत परेशान किया। तो सबसे पहले जब अकबर राजा बना तो क्या किया, अपने शुरू के समय में 1556 से लेकर 76, कितना समय हो जाता है? लगभग 20 साल का समय हो जा रहा है। इस समय क्या किया है कि ये इधर सबसे पहले अफगानों का सफाया किया है कि ना रहेगा ना फिर कल को इसको तंग करने आएगा। ठीक है, तो पहले दौर में ये 20 साल में क्या किया कि यहाँ से अफगान को साफ किया, अपने लिए पूरा सेफ जोन बनाया। ठीक है, फिर क्या किया कि यहाँ के जो क्षेत्र राजवंश है उस पर अपना शासन स्थापित किया ताकि आगे चलकर कि इसका इधर कंट्रोल रहे, कोई दूसरा से यहाँ के राजवंश के जो लोग हैं वो किसी और से जाके गठबंधन ना कर ले, फिर इन लोगों को परेशानी ना हो। इससे आगे बचने के लिए फिर यही काम किया जाएगा। तो हम लोग इसको दो भाग में बांट के पढ़ सकते हैं कि शासनकाल का पूर्वार्ध और शासनकाल का उत्तरार्ध। शासनकाल का पूर्वार्ध में क्या किया है तो यहाँ से अफगान का सफाया किया है, सब अफगान को उस पर विजय प्राप्त करके। और फिर उत्तरार्ध में क्या कर रहा है, क्षेत्रीय राजवंश जो हम लोग के राजा लोग हुआ करते थे, चेरो महाराज होते थे, चाहे नागवंशी महाराज होते थे, उन लोगों पर अब ये क्या करेगा, अपना शासन स्थापित करेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट पढ़िए, अकबर के शासनकाल का पूर्वार्ध, अफगानों पर विजय। अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड के क्षेत्र का खूब उपयोग किया। 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई, बझौरा भुगुलमारी की लड़ाई, बालासोर उड़ीसा के पास, ये बालासोर जो है ना उड़ीसा में है, के बाद जुनैद करानी दिल्ली सल्तनत बिहार जाने के क्रम में रामपुर वर्तमान रामगढ़ में रुका।
जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना आ गई। यहाँ जुनैद करानी व मुगलों के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। अब है अकबर के शासनकाल का उत्तरार्ध, क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन। अब चलिए, अब सब एक एक करके सब राजा को हराएंगे लोग। छोटा नागपुर खास का नागवंश। अकबर नागवंशों की राजधानी कोकरा या खोखरा को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने हेतु या युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग, जो कि एक सामरिक कारण था, साम्राज्य विस्तार राजनीतिक कारण था, इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि एक आर्थिक कारण आदि था। देखिए, अकबर बहुत जल्दी ही अपने जो दिल्ली है उधर बहुत अच्छा कंट्रोल स्थापित कर लिया। ठीक है, अब वो जब उधर अच्छा कंट्रोल उसका रहेगा तो वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेगा और तब जाकर के उसको झारखंड नजर आएगा। ठीक है, और बहुत लंबे समय तक आएगा। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। चलिए, बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतलुक खां एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मान सिंह के अभियान 1590-92 में मुगलों का साथ दिया था। तो बस यही काम तो करना था उन लोगों को। मुगलों का क्या था कि जब हम युद्ध करने जाएं तो आप वहां पे हमको सपोर्ट कीजिए, है ना, तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। चलिए, अब बढ़ी है पलामू का चेरो वंश। 1589 में राजा मान सिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार बनाया। देखिए, 1589 से पहले शाहबाज खां याद रखिएगा अकबर के लिए, अकबर जो यहाँ पर भेजा है उसका नाम है शाहबाज खां। 1589 के बाद जनरली इधर राजा मानसिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो 1589 से पहले राजा मानसिंह आपके मन में नहीं आने चाहिए। ठीक है, चलिए, मान सिंह ने 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। पलामू में मुगलों की सेना नियुक्त करके भागवत राय को राजा बने रहने दिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेना को मार भगाया तथा पलामू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली। सिंहभूम का सिंहवंश का क्या हाल था? तो 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरा। इस समय सिंहभूम के पोरहाट में सिंहवंशी राजा रंजीत सिंह का शासन था। मान सिंह के इस दौरान रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकारने हेतु विवश कर दिया तथा उसे अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया। 1592 ईस्वी में ही मान सिंह ने राजमहल साहिबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। मान सिंह ने परकोटा, ऊंची चार दीवारी व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया। ठीक है, फिर और भी लोग आएंगे, वो लोग भी अपना सब नाम चेंज करते रहेंगे। चलिए, चौथा नंबर है मानभूम व हजारीबाग के राजवंश। मतलब कि हम लोग अकबर के समय में देख रहे हैं कि मानभूम और हजारीबाग में कौन कौन राज कर रहा है और क्या स्थिति हुआ उन लोगों का ना। तो 1590 से 91 में मानसिंह मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानभूम से गुजरा। इस दौरान उसने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि 1590-91 में मानसिंह मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानभूम से होकर गुजरा और उसी दौरान परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे, जिसका वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपये निर्धारित की गई थी। सोचिए, उस समय 15,500 बहुत बड़ा रकम होता है। पंचेत के किला का निर्माण भी इसी समय हुआ था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संथाल परगना, यानी कि अकबर के समय संथाल परगना का क्या हाल था। तो टोडरमल तथा खाने जहां ने तेलियागढ़ के किले पर अधिकार किया था। राजा मानसिंह के द्वारा 1592 में राजमहल को अपनी राजधानी बनाया गया था तथा परकोटा व महल वाले नगर का नामकरण अकबर नगर कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आ जाइए जहांगीर। मान लीजिए कि 1605 गुजर चुका है। राजा अकबर, नहीं, सुल्तान कहते थे ना उन लोगों को, तो हाँ, तो मर गया, अकबर मर गया। अब बेटा उसका आया जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे सभी, हम लोग का जितना भी राज्य आप देखें सबको फिर से देखना है, लेकिन बस देखना है कि उस समय जहांगीर राजा है, वो दिल्ली में बैठा है जहांगीर, और यहाँ कौन कौन और कैसा हालत है। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, विशुनपुर व पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहां शहजादा खुर्रम के राजमहल आगमन से है।
शाहजहां कौन था, जहांगीर का बेटा था ना उस समय, वो उसी बारे कह रहा है। ठीक है, देखिए छोटा नागपुर खास का नागवंश, मतलब कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जहांगीर के समय हम लोग के नागवंश का क्या हाल था। तो चलिए, जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों में मिलने वाले हीरों के कारण इन पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकरा का शासक दुर्जन साल मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी, अभी आप पढ़े थे ना, अभी आप पढ़े थे कि जब अकबर था तो मधुकरण शाह वहाँ का शासक था। इसको बोला कि तुम कुछ हमको क्या दो, लगान दो, और बाकी लगान क्या कहते हैं उसको, वार्षिक मालगुजारी। और फिर जब भी कोई अभियान करने जाता था मानसिंह तो उसको लेके जाता था साथ साथ। ठीक, तो जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया। अब ये दुर्जन साल जो है मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी, ये कहा कि हम नहीं देंगे। ठीक, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई। तो आप याद रखिएगा कि जहांगीर का एक सूबेदार है जफर खां, जिसको बिहार का सूबेदार बनाया और बोला कि दुर्जन साल पैसा उसे दे नहीं रहा है, जाओ उसको पकड़ के लाओ। लेकिन क्या हुआ कि जफर खां बीमारी से मर गया। तो कह रहा है कि जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में फिर इब्राहिम खां, जो कि नूर जहां का भाई था। नूर जहां कौन थी? नूर जहां इसकी पत्नी थी। किसकी? जहांगीर की। जहांगीर की पत्नी थी नूर जहां, बहुत पावरफुल लेडी थी उस समय। इसका पूरा राजकाज पे हस्तक्षेप चलता था। कहाँ चल गई महिला? हाँ, नूरजहां है ना। तो नूरजहां को तो कहा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में राजा यही थी। तो यही इसका भाई था इब्राहिम खां, उसको भेजा गया। यानी कि आपको जहांगीर का के समय में दो सूबेदार याद रखना है। पहला याद रखना है जफर खां के बारे में, जो कि मर गया तुरंत में ही, और इब्राहिम खां जो अब इसका सब मन का काम पूरा करेगा। ठीक है, तो इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया तथा उसे कोकरा झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया। इस दौरान इब्राहिम खां ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरों के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में ले लिया। मतलब इब्राहिम खां काम तो कर रहा है ना। इब्राहिम खां ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इसके मना करने पर दुर्जन साल को 12 वर्षों तक 1615 से लेकर 1627 ईस्वी ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया तथा इब्राहिम खां को फाथ जंग की उपाधि प्रदान करते हुए उसे 4000 मनसबदारी बद दिया गया, मनसबदार बनाया गया। 4000, 5000, 6000, 1000, एक तरह से कहिए कि पॉइंट है, तो उसी हिसाब से पद है को कौन कितना का है तो वो उतना बड़ा है ना। 4000 वाला बड़ा होगा, 1000 वाला छोटा होगा। वही है मनसबदार, जस्ट लाइक अ पॉइंट, कि आप 4000 का पॉइंट है आपके पास कि 2000 का पॉइंट है ना। तो हम लोग पढ़ लिए कि इसको फात जंग की क्या मिली? उपाधि मिली। ये याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया। इन हीरों को परखने हेतु दुर्जन साल को ग्वालियर से शाही दरबार बुलाया गया। दुर्जन साल द्वारा हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर ने खुश होकर दुर्जन साल को शाह की पदवी प्रदान करते हुए उसको मुक्त कर दिया तथा उसका राज्य उसको वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। देखिए, हीरा का असलियत पे लड़ाई हो गया, तो मतलब विवाद हो गया, तो उसको बुला के लाया। और दुर्जन साल ठहरे इस एरिया के आदमी, जो उसको बचपन से ही ये हीरा देखे हुए थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे हीरा को लेकर के, तो ये पहचान दिए। तो जहांगीर खुश हो गया, उसको लगा कि बड़े विद्वान आदमी है, तो छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने के साथ कहा कि जा तो रहे हो घर, लेकिन 6000 रुपये वार्षिक कर देते जाना, है ना, हर साल। तो ठीक है, ये बेचारा भी सोचा कि चलो 12 साल बहुत जेल काट लिए, अब जाएंगे राज करेंगे और कुछ पैसा इसको भी दे देंगे। ठीक ना। अब चलिए, जहांगीर के समय पलामू कचेरो वंश में क्या हाल था। 1607 ईस्वी में अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, अफजल खां ने जहांगीर के आदेश से पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। उसके आक्रमण के समय पलामू का चेरो वंशी शासक अनंत राय था, परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खां की मृत्यु हो गई तथा यह अभियान असफल हो गया।
1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय पलामू का शासक बना। इसने अपने राज्य का विस्तार सड़क आजम जीटी रोड पर चौपारण हजारीबाग तक कर लिया। ठीक है। सहबल राय बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूट लिया करता था। इससे जहांगीर नाराज हो गया तथा उसने सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया। जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सहबल राय को एक बाग से लड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में सहबल राय की मृत्यु हो गई। जैसा नाम है ना सहबल राय, उसी टाइप से इनका शरीर भी, कहते हैं ये बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे इंसान थे। तो जहांगीर कहा कि इतना हट्टा कट्टा इंसान है तो जाओ शेर साथ लड़के दिखाओ कि तुम जीतता है कि वो। तब शेर से कौन जीत सकता है, तो ये इसी मनोरंजन में मरवा दिया उसको। सहबल राय की मृत्यु का समाचार मिलते ही चेरों ने सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया। ठीक है। अब चलिए विशुनपुर व पंचेत पर आक्रमण देखिए। जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना ने मानभूम के विशुनपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हमीर को पराजित किया। अब देखिए खुर्रम। खुर्रम मतलब शाहजहां। शाहजहां जब तक खुद राजा नहीं बना था तब तक उसका नाम खुर्रम था। ठीक है। खुर्रम का राजमहल आगमन। खुर्रम जहांगीर का पुत्र था तथा दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। देखिए सारा गड़बड़ मेरे नज़र में अगर कोई किया है ना तो अकबर किया। बताइए कैसे। अकबर बहुत लंबे समय तक राजा बना रह गया। अकबर जब तक राजा बने रह गया ना तब तक उसका 2 पीढ़ी बड़ा हो चुका था। मतलब कि 1605 ईस्वी तक में उसका जो बेटा था ना जहांगीर, वो अधेड़ उम्र पे आ चुका था और शाहजहां बड़ा हो चुका था। ठीक है। तो सारा गड़बड़ मेरे हिसाब से अकबर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो बैठ गया ना, तो इन लोगों के जो खून में एक चीज़ आ गया कि अपने बाप को मार के या फिर उसको बंदी बना के राजा बनने का जो एक चलन चल गया, इसी से चल गया। क्योंकि इन लोगों को पता था कि राजा के पास तो असीमित शक्ति है और वो असीमित शक्ति जब तक आप सुल्तान नहीं बनते तब तक आपके पास नहीं आता है। और इसके चलते इन लोग में एक आ गया कि अपने बाप को भी मार के हटाना पड़े रास्ते से तो हटाओ, उसके विपक्ष में हमको विद्रोह करना पड़े, सेना इकट्ठा करके खुद हमको उस पर आक्रमण करना पड़े, अपने ही घर पे आक्रमण करना पड़े तो पड़े, लेकिन हटाओ। ये जो पद्धति आया वो सबसे ज़्यादा अगर हम किसी को कारण मानते हैं तो अकबर को मानते हैं, क्योंकि उसका समय बहुत लंबा था। और अगर मुगल काल को स्थापित करने में और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने में भी अगर किसी का नाम आता तो अकबर का ही था। लेकिन फिर भी इन लोगों में जो खुद ही विद्रोह करने का जो टेंडेंसी आया ना, वो यही कारण से आया, क्योंकि खुद जहांगीर भी अधेड़ उम्र तक आ चुका था और उसके बाद उसका बेटा लोग बड़ा हो चुका था। अब अभी अभी जहांगीर बैठा है गद्दी पर, तब तक उसका बेटा लोग खुद सैनिक से बड़े हो रहे हैं। तो अब क्या करेगा वो लोग, और विद्रोह तो करेगा ही करेगा। तो खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। ठीक है। बाद में मुगल बादशाह से सुलह होने के पश्चात खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट गया। खुर्रम के अलावा एक और था, क्या नाम था उसका, हम भूल रहे हैं। उसको तो जहांगीर अपने से अपने बेटा का आँख फोड़वा देता है, क्योंकि वो भी बगावत कर देता है और बगावत करने के बाद जब उसको पकड़ के लाता है तो वो अपने आप बेटे का आँख खुद ही फोड़ देता है कि आगे चल करके मेरे खिलाफ बगावत नहीं कर पाएगा। तो सोच के देखिए कि राजगद्दी का जो चाहत है, जो अपने बाप को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है और अपना बेटा का आँख फोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये है राजगद्दी। चलिए अब जो राजा बन गया है वो शाहजहां है। ठीक है। खुर्रम जिसके बारे में पढ़ रहे थे ना, अब वो राजा बन गया है 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी। झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल का संबंध छोटानागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। छोटानागपुर खास का नागवंश मतलब शाहजहां के समय में छोटानागपुर खास का नागवंश के राजा कौन है, क्या हाल है इनका, ये देखते हैं। चलिए, जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जन साल 1627 में अपनी राजधानी कोखरा आया तथा 1640 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। ठीक है। दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी खुखरा से दोईसा स्थानांतरित कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशियों की राजधानी रही।
दुर्जनशाल ने दौसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। इन भवनों में नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन में मुगलों से प्रभावित होकर झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था थी। दुर्जनशाल की मृत्यु के उपरांत 1640 में रघुनाथ शाह 1640 से 90 तक नागवंशी शासक रहा। चलिए, दुर्जनशाल हम लोग अभी पढ़े थे 12 साल के आसपास वो ग्वालियर में क्या थे, बंद बेचारे पड़े हुए थे। तो उस दौरान उनको मुगल स्थापत्य कला देखने का बहुत समय मिला। बेचारे क्या करते, बैठे बैठे सब स्थापत्य कला देख रहे थे। तो देखते देखते और वो जो महल देखे, महल में क्या होता था ना, जैसे एक महल है, जब आप इधर क्या कहते हैं, दिल्ली और आगरा के साइड में सब महल देखिएगा तो ऐसे महल है, महल के बाद में ऐसे करके रहता है और यहाँ पे ये लोग ना 20 फीट 40 फीट गड्ढा कर देते हैं, पानी भर देते हैं और उसमें मगरमच्छ छोड़ देते हैं। फिर एक लोहा का इस टाइप से एंट्री बनाते हैं, ठीक है, और यहीं से जाना रहता है। अगर कोई आ गया, मान लो आक्रमण करने ढेर सारे लोग आ गए, तो ये लोहा का जो क्या उसको कहते हैं, जिस पर पैदल पथ है, उसको उठा दिए, बाकी अब कहाँ से घुसेगा कोई भी। तो ठीक उसी तरह से नवरत्नगढ़ का किला जो है ना, वो भी इसी पैटर्न पे बना हुआ है। तो ये वहीं से देख के आए थे तो बेचारे बनाए। फिर हम लोग देख के आए थे जहांगीर झरोखा दर्शन देता था, है ना, खिड़की में खड़ा होकर लोगों को अपना दर्शन देना, उसी को बोलते थे झरोखा दर्शन। तो वही सीख के आए, तो फिर नवरत्नगढ़ में ये भी झरोखा दर्शन बनाए और पब्लिक को दर्शन देने लग गए। रघुनाथ शाह के शासनकाल में खानजादा मुगल सैन्य अधिकारी ने आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह को मालगुजारी देना स्वीकार करके संधि कर ली। अब क्या हाल है शाहजहां के समय पलामू के राजाओं का, चलो देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक प्रताप राय सहबल राय का उत्तराधिकारी, वही सहबल राय जिनको क्या किया था, जहांगीर शेर के आगे छोड़ दिया था ना कि जाइए कौन बहादुर देखिए, तो सहबल राय की वहाँ मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं का जो उत्तराधिकारी है वो है प्रताप राय। यह अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध शासक था। 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खान ने पलामू क्षेत्र की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया, जिसे देने हेतु प्रताप राय ने लोगों से अधिक धन वसूलने का प्रयास किया। देखिए, प्रताप राय बेचारा सोचा कि उनके पिताजी हों, चाहे उसका जो भी हो, पिताजी ही होंगे बेचारे सहबल राय, उसको तो ये लोग मरवा दिए, तो बेचारा सोचता होगा कि जो मांगता है दे दो। उसी चक्कर में बढ़ा बढ़ा के ये लोग 1,36,000 तक पहुंचा दिया। अब ये वसूलना तो मुश्किल है, तो ये क्या किए, अब लोगों को तंग करने स्टार्ट किए। तो ये अपने जो प्रजा है उससे जबरन वसूली करने लग गए थे। मुगलों द्वारा मालगुजारी की राशि को निरंतर बढ़ाया जाता रहा जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया। ठीक है, शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। शाइस्ता खां ने 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया जिसे चेरो राजा प्रताप राय ने विफल कर दिया। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करते हुए 80,000 रुपये देना व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। चलिए, कुछ तो बेचारे का घटा, 1,36,000 से 80,000 रुपये आए। 1,36,000 बहुत ज़्यादा था, लड़ाई करने का इतना तो फायदा हुआ कि चलो बात 80,000 रुपये मान गया। 80,000 रुपये प्राप्त करके शाइस्ता खां 1642 ईस्वी में पटना लौट गया। 1642 ईस्वी में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी नहीं दिया। चलिए, तुम गया, अब हम तुमको नहीं देंगे। 1643 ईस्वी में शाहजहां ने इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। कहा कि जाओ देखो जरा पैसा उसे काहे नहीं भेज रहा है। इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगलों की सेना को पलामू की ओर आता देख प्रताप राय ने संधि करने हेतु प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में प्रताप राय ने 1,00,000 रुपये व 1 हाथी देने के अतिरिक्त 7 पटना चलने की स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, जब वो देखा कि पूरा सब काफिला लेके मेरे को लूटने आ रहा है तो संधि करने के लिए प्रताप राय राजी हो गए। अब बोले चलो हम 80,000 के बजाय अब 1,00,000 रुपया देंगे, साथ में वो हाथी भी गिफ्ट में देंगे। ठीक है, तुम लोग के साथ पटना भी चलेंगे। इतिकाद खां की सिफारिश पर 1644 ईस्वी में शाहजहां ने प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान किया तथा पलामू को उसी के अधिकार में देते हुए 1 करोड़ रुपए की सालाना मालगुजारी तय की। 1 करोड़ रुपए, 1,00,000 से 1 करोड़, मेरे को थोड़ा ये गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, 1 करोड़ की सालाना मालगुजारी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? चलिए,
आगे, पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को 2000 मनसबदार नियुक्त किया गया। ठीक है, मतलब कि यही आदमी शाहजहां को क्या कह रहा था, शाहजहां था, जबरदस्त खां था ना, जबरदस्त खां दोनों के बीच में संधि कराया था, इसलिए इसको भी गिफ्ट मिला। तो इसको क्या मिला कि इसको संधि कराने हेतु जबरदस्त खां को 2000 मनसबदार नियुक्त किया गया। ठीक है, पॉइंट बढ़ गया बेचारे का। प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भूपाल राय तथा उसके बाद मेदिनी राय का शासन रहा। पुराना पलामू किला का निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला का निर्माण कराया था। अब आगे बढ़ेंगे, सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है, शाहजहां के समय में सिंहभूम का सिंह वंश का क्या हाल है। शाहजहां के समय सिंहवंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे और अन्य क्षेत्रीय राजवंश देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी। यहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था। टकसाल मतलब मिंट, जहाँ पैसा क्या किया जाता है, छपता है। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया गया। ठीक है, चलिए, राजमहल से परिवर्तित करके कहाँ ले गया, ढाका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। शाह सुजा पढ़ेंगे। शाह सुजा शाहजहां का पुत्र था तथा बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था। इसने भी राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब आ गया औरंगजेब। औरंगजेब के समय में फिर देखिए सब राजा लोग का क्या क्या हाल है और कैसे कैसे सब में बात बनता है। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासनकाल का संबंध छोटानागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। तो सबसे पहले फिर वही नागवंशी राजा महाराजा जी के पास चलते हैं। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह 1640 से लेकर 1690 और राम शाह 1690 से लेकर 1715 ईस्वी औरंगजेब के समकालीन थे। नाम दोनों का याद रखना है। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश समय तक कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ था। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर बोड़ैया रांची का निर्माण करवाया। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची को चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर केवल एक बार ही मुगल आक्रमण हुआ, जिससे रघुनाथ शाह को अति अधिक क्षति नहीं हुई, मतलब ज़्यादा क्षति नहीं हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में ही पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह की राजधानी दोयसा पर आक्रमण कर व्यापक लूटपाट किया। इस लूटपाट में मेदिनी राय को पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त हुआ। मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया तथा इसमें दोयसा से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक मतलब दरवाजा, इस फाटक को नागपुर दरवाजा कहा जाता है। जाके लगा दिया अपने महल में, यहाँ से कबाड़ के ले गया वहां लगा दिया। रघुनाथ शाह के बाद राम शाह नागवंश का शासक बना, जिसका मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था, मतलब दोस्ती था, अच्छा। 1692 ईस्वी में राम शाह ने औरंगजेब को 9705 रुपये मालगुजारी के रूप में प्रदान किया। राम शाह ने पलामू, रीवा एवं सिंहभूम राज्यों पर आक्रमण किया था। इसने रीवा व सिंहभूम के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। राम शाह ने अपने पुत्र ऐनी शाह का विवाह रीवा नरेश की पुत्री से किया तथा अपनी 2 बहनों का विवाह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ किया था। चलिए, ये वैवाहिक संबंध करके दोस्ती कर रहा था चारों तरफ। अब पढ़ेंगे पलामू का चेरो वंश। किसके समय में हम लोग पढ़ रहे हैं, औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के शासन काल के प्रारंभिक काल में पलामू में चेरो राजा मेदिनी राय का शासन था। मेदिनी राय 1658 से लेकर 74 सर्वाधिक शक्तिशाली चेरो वंशी शासक माना जाता है। मेदिनी राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा उन्हें कर देने से मना कर दिया था। इसके साथ ही वह सीमावर्ती मुगल राज्यों पर आक्रमण करके लूटपाट भी करता था। औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने व मेदिनी राय से कर वसूलने हेतु भेजा। 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को दाऊद खां पटना से चला तथा सबसे पहले दाऊद खां ने 5 मई 1660 को कोठी के किले तथा इसके बाद 3 जून 1660 को कुंडा के किले छतरा पर अधिकार कर लिया। कुंडा के शासक चुनराय ने पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया।
इससे नाराज होकर मेदिनी राय के कहने पर सुरवर राय चुनराय के भाई ने चुनराय की हत्या कर दी। 25 अक्टूबर 1660 को है ना, 1660 है। 25 अक्टूबर 1660 को दाऊद खान ने चेरो राज्य की राजधानी की ओर आक्रमण हेतु बढ़ा तथा 3 नवंबर 1660 को तरहसी पहुंचा। मेदिनी राय ने अपनी मंत्री सूरत सिंह के माध्यम से तरहसी पहुंचे दाऊद खां को संधि का प्रस्ताव भेजा। दाऊद खां ने संधि के इस प्रस्ताव की सूचना औरंगजेब को भेजी तथा बादशाह का उत्तर आने तक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसी बीच पलामू के राजा के कुछ लोगों ने मुगलों के एक काफिले को लूट लिया। इससे नाराज होकर दाऊद खान ने पलामू पर आक्रमण करने हेतु राजधानी तक आ गया। मेदिनी राय युद्ध की तैयारी करने लगा। इसी दौरान औरंगजेब ने मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकारने और एक निश्चित दर से कर देने हेतु प्रस्ताव भेजा। इसे स्वीकार करने पर मेदिनी राय को उसके पद पर बने रहने देने का प्रस्ताव था। मेदिनी राय ने औरंगजेब का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ थे ना। औरंगा नदी के तट पर स्थित नए किले के समीप मुगलों की सेना तथा मेदिनी राय के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसमें मुगलों की सेना भारी पड़ी तथा मेदिनी राय की सेना कमजोर पड़ने लगी। मेदिनी राय ने किले की से कीमती सामान देकर महिलाओं व बच्चों को जंगल में भेज दिया तथा स्वयं नए किले में ही रुक गया। मुगल सेना द्वारा नए किले पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय भी जंगल की ओर भाग गया। बाद में मेदिनी राय ने सरगुजा में शरण ली थी। इस प्रकार पुराने व नए किले सहित चेरो राज्य पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद साहसी चेरों ने पुनः देवगन के किले के पास मुगलों से युद्ध किया, परंतु दाऊद खां के एक सेनापति शेख सफी ने उन्हें पराजित कर इस किले पर भी कब्जा कर लिया। दाऊद खां ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके मनकली खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त कर दिया तथा स्वयं पटना लौट गया। बताइए, किसी का घर बनाया हुआ है, दूसरा जन लूट रहा है। इससे बढ़िया तो हम लोग आज ही की जिन दुनिया में जीते हैं कि कम से कम आप घर बनाइएगा तो आप ही का होगा, दूसरा लूट के नहीं ले जाएगा। पहले से तो हम लोग आज ही अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। कोई नया किला बनाया, उसको लूट लिया। दाऊद खां ने पलामू विजय स्मृति में पलामू किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। दाऊद खां पटना लौटते समय पलामू किले का सिंह द्वार अपने साथ ले गया तथा उसे दाऊद नगर की अपनी गढ़ी में लगवा दिया। उसका दरवाजा खोल के वो ले आ रहा है, इसका दरवाजा ले उठा के ये लेके भाग जा रहा है। इस अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए की मोतियों की माला दी तथा औरंगाबाद स्थित अमछा, मनोस व गोह नामक स्थान उसके अधीन कर दिया। 22 अगस्त 1666 को पलामू को बिहार के सूबेदार के अधीन करते हुए मनकली खां को स्थानांतरित कर दिया गया। मनकली खां के जाने के बाद मेदिनी राय सरगुजा से पुनः पलामू लौट गया तथा अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय ने अपनी बुद्धिमत्ता नीति के द्वारा शीघ्र ही पलामू राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है, ये याद रखिएगा जरूर। तथा मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी जाती है। मेदिनी राय के समय पलामू में एक गीत प्रचलित था जो इनकी प्रसिद्धि को दर्शाता है। धनी धनी राजा में दनिया, घर घर बाजे मथनिया। वाह। धनी धनी राजा में दनिया, घर घर बाजे मथनिया, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ा जाए जरा। 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पलामू पर क्रमशः रुद्र राय 1674 से 80 एवं दिक्पाल राय 1680 से लेकर 97 एवं साहेब राय 1697 से लेकर 1716 तक इनका शासन रहा। अब अन्य क्षेत्रीय राजवंश देखेंगे औरंगजेब के समय में, ठीक है ना। तो औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र में 5 प्रमुख राज्य रामगढ़, कुंडा, छय, केंदी व खड़गडिहा थे। इनमें रामगढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस दौरान 1667 से लेकर 1724 तक रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। 1670 में दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित कर दिया, क्योंकि बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग के बीच में स्थित था। दलेल सिंह ने चास के शासक मगर खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में खड़गडिहा अवस्थित था तथा यह हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। कौन बचा रहा? रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग का खड़गडिहा।
कुंडा राज्य चतरा। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के एक अधिकारी राम सिंह ने की थी। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने राम सिंह को मराठों पिंडारियों से रक्षा हेतु क्या है ये बाबलतार, पिंभूरी, बरवाडी व नागदर्रा की जिम्मेदारी प्रदान की। केंद्रीय राज्य वर्तमान चतरा जिले में स्थित था, जिसके पूर्व में 6 राज्य अवस्थित था। औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित करने के बाद 1695-96 में मिदनापुर बंगाल के शोभा सिंह व उड़ीसा के अफगान रहीम खान ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की तथा इस पर कब्जा कर लिया। 1697 ईस्वी में जबरदस्त खान ने इसे पुनः मुक्त कराया। मराठा के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया। झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा। चलिए अब आप यहाँ पर देखिए मुगल कालीन नागवंशी शासक एवं चेरो शासक, और कौन शासक है ना, तो देखिए शेरशाह के समय उसका सेनापति खवास खां आया था इधर। उस समय नागवंशी राजा का पता नहीं है, और चेरो राजा महारत चेरो था। अकबर के समय में शाहबाज खां और मानसिंह 1589 हम बोले थे ना, उससे पहले मानसिंह याद नहीं रखिएगा, उससे पहले शाहबाज खां याद रखिएगा, उसके बाद 1589 के बाद हम लोग किसको याद रखेंगे, मानसिंह को याद रखेंगे, ठीक ना। तो शाहबाज खां उस समय कौन था, मधुकरण शाह यहाँ का नागवंशी राजा था, और चेरो राजा का पता नहीं है। मानसिंह के समय में यही होगा, और भागवत राय और रणपत चेरू था। जहांगीर के समय में ये जहांगीर का जो क्या है सेनापति इब्राहिम खान और अफजल खान था, ठीक है। दुर्जन साल यहाँ का राजा था, इसी को पकड़ के 12 साल ले गया था। और शाहजहां के समय में शाइस्ता खां उसका क्या था, सेनापति था। और यहाँ पर तेज राय व प्रताप राय चेरो शासक हैं, और ये नागवंशी शासक का पता नहीं है। औरंगजेब दाऊद खां उसका ये था, क्या उसको बोलते हैं, सेनापति, और साहब राय उस समय चेरो शासक था। चलिए अन्य तथ्य में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। पाल शासकों के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ। उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में झारखंड गुलाम वंश के प्रभाव से मुक्त रहा था। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में शक्तिशाली नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। कोकरा के नागवंशी शासकों को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार एक खां आलम हीरों के खान का मालिक से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो अन्य तथ्य हो गया। अब दूसरा चैप्टर क्या होगा, दूसरा चैप्टर होगा झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब अगले दिन में नहीं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन ज़्यादा हो गया, फिर आपको भी समझने में दिक्कत होगा, हमको भी। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।